हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी तड़का। सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल मैंने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था जियोग्राफी का एग्रीकल्चर टॉपिक पर, जिसमें मैंने एग्रीकल्चर का कुछ टॉपिक बताया था। जैसे कि हमने रबी की फसलों के बारे में बात की थी और खरीफ की फसलों के बारे में बात की थी, जायद की फसलों के बारे में बात की थी तथा कृषि कैसे की जाती है उसके बारे में भी बात किया था। आज मैं उसके आगे आप लोग को बताऊंगी। तो एग्जाम जरूरी नहीं है कि आप अगर 10th की स्टडी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एनसीईआरटी बेस पर मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एंड तक देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और क्लास के एंडिंग के बाद मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ डाल दूंगी। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो कल के लेक्चर में मैंने विस्तृत कृषि मतलब एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के बारे में बात किया था। आज का आपका टॉपिक है जल कृषि, एक्वा कल्चर के बारे में। तो आइए हम देखते हैं एक्वा कल्चर क्या होता है। तो जलीय जीव के पालन तथा उपयोग को क्या कहते हैं? हम जल कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय जीव के पालन तथा उपयोग को हम क्या कहते हैं? जल कृषि कहते हैं। यह कृषि समुद्र, नदी, झरना, तालाब आदि में की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है? समुद्र में की जाती है, नदी में की जाती है, झरना तथा तालाब में की जाती है। जैसे आपका हो गया शैवाल कृषि हो गया, झींगा कृषि हो गया, फिर मोतियों की खेती हो गई, शंख कृषि हो गई, आदि इसके विभिन्न रूप है। ये आपकी हो गई एक्वाकल्चर कल्टीवेशन। अब इसमें हम मेन पॉइंट देख लेते हैं। तो लिखा है उभयचर प्राणियों अर्थात जल तथा थल दोनों पर निवास करने वाले जीव, जैसे आपके मेढक हो गए, मगरमच्छ हो गए, कछुआ हो गया, आदि को हम क्या कहते हैं? जल कृषि कहते हैं। मेढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि को हम क्या कहते हैं? जल कृषि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। या क्या किसमें आते हैं? मत्स्य में आते हैं। किसमें आते हैं? मत्स्य से भी भिन्न है। तो यह आपका हो गया जल कृषि। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वापोनिक कृषि। कौन सी कृषि? एक्वापोनिक कृषि। इस कृषि तकनीक के अंतर्गत किसानों द्वारा पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? किसानों द्वारा पौधे उगाने के साथ साथ किसका? मत्स्य पालन भी सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक ही टैंक में मछली और पौधे एक साथ ही वृद्धि होती है। मतलब इस क्रिया में आपकी मछली का पालन भी होता है, पौधों का भी वृद्धि एक साथ होता है। मछलियों के अपशिष्ट टैंक के पानी में अपशिष्ट पानी में क्या होते हैं? धुल जाते हैं, जिससे पौधों को पोषण मिलता रहता है। इस विधि में उर्वरकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे की आपने बोने की प्रक्रिया देखी थी तो उसमें उर्वरक की जरूरत होती थी, लेकिन एक्वापोनिक में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। एवं पानी भी पारंपरिक कृषि की तुलना में कम उपयोगी होता है। मतलब जितना और खेती में होता है उतना इसमें पानी की जरूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं समुद्री शैवाल कृषि के बारे में। तो भारत में समुद्री शैवाल की कृषि कच्छ की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी तथा लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है? आपके कच्छ की खाड़ी में की जाती है, मन्नार की खाड़ी में की जाती है और लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ पर आपके पॉइंट्स पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। कृषि कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। फिर लिखा शैवाल एक समुद्री वनस्पति है। क्या है? समुद्री वनस्पति है, जिसका उपयोग औषधि, व्यवसाय और भोजन के रूप में किया जाता है। शैवाल आपका एक समुद्री वनस्पति है, जिसका उपयोग आपकी औषधि मतलब दवाइयों में की जाती है, व्यवसाय में भी की जाती है और आपके भोजन में किया जाता है। ये रहा आपका पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर लिखा है शैवाल का उपयोग कैंसर का इलाज, उर्वरक एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में किया जाता है। जो आप मेकअप वगैरह यूज करते हैं वहां पर भी शैवाल का यूज किया जाता है, कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। तो ये रहा आपका समुद्री शैवाल कृषि। थोड़ा तबियत ठीक ना होने की वजह से आवाज में चेंजिंग है, तो उसको थोड़ा नजरअंदाज कीजिएगा फ्रेंड्स। टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इससे पहले वाले टॉपिक में कल के टॉपिक में मैंने चावल के बारे में बात किया था। अब आज मैं किसके बारे में बताऊंगी आपको? गेहूं के बारे में। तो गेहूं आपका क्या है? ग्रैमीनी कुल की फसल है। चावल भी आपकी ग्रैमीनी कुल की थी, गेहूं भी आपका क्या है? ग्रैमीनी कुल का है। गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। ये गुजरात में शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। कौन से हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल। शीतोष्ण मतलब क्या होता है? ठंडियों में उगाए जाने वाले हैं। फिर विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। किसका स्थान है? चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। सबसे पहले पर चीन है, दूसरा आपका कौन है? भारत है। फिर गेहूं को सिंचाई की पर्याप्त जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ रबी, हमने ऊपर रबी की फसलों में बताया था कि गेहूं आपका रबी की फसल में आता है। तो रबी जाड़े ऋतु की फसल है। किसकी है? रबी कब की है? जाड़े के मौसम की फसल है। फिर और जाड़ों में वर्षा कम होती है। गेहूं के लिए 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी? 80 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं की कृषि के लिए
गेहूं को पकने के लिए 10 सेंटीग्रेड से लेकर 15 सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है। सॉरी, बोते समय 10 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है तथा पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 20 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड तक। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पंजाब पहले स्थान पर है। प्रति हेक्टेयर के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है गेहूं में? आपका पंजाब है। जबकि कुल उत्पादन की दृष्टि से गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपके उत्तर प्रदेश में, आपके यूपी में होता है। शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश आपका 31% पे है और आपका पंजाब 18% पे तथा मध्य प्रदेश आपका कितने परसेंट पे है? 16% पे है। जबकि गेहूं लगाने अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश 33% पे, मध्य प्रदेश 17% पे तथा पंजाब आपका कितने परसेंट पे है? 12% पे है। तो ये रहा आपके सबसे उत्पादक राज्य। अब गेहूं का वानस्पतिक नाम हम देख लेते हैं। तो गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम सटाइवम। क्या है? ट्रिटिकम सटाइवम है। ये आपका शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर फिर भी आप अपने साथ कॉपी पेन लेके रखा कीजिए जिससे मैं जहां पे इंपॉर्टेंट हो टॉपिक मैं आपको बता दिया करूँ, आप नोट डाउन कर लिया कीजिए जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो लिखा है गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम सटाइवम है। ट्रिटिकम सटाइवम प्रजाति के विकास का श्रेय किसको जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। उसके बाद क्या है आपका? जो नॉर्वे मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये कौन थे? नॉर्वे मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस प्रजाति का विकास मैक्सिको में किया था। कहाँ किया था? मैक्सिको में किया था। गेहूं की कुछ बौनी प्रजातियां भी होती है जैसे लर्मा रोजो 64, सोनारा 63, सोनारा 64, फिर हो गया यस 227 हो गया, फिर नूरिन 10 हो गया। गेहूं में बौनेपन का जीन भी होता है। तो बात हो गई हमारे गेहूं के बौनेपन की प्रजाति के बारे में। अब एक राज 3077 गेहूं की एक प्रजाति है जो देर से बुआई के लिए उपयुक्त माना गया है। कौन सा है आपका देर से बुआई के लिए? राज 3077 गेहूं की अन्य किस्में सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, कल्पान, सोना, नेक्रोनी आदि है। जो किसान भाई लोग हैं हमारे, किसानी करते हैं, उनको इन सब के बारे में जरूर पता होगा। फिर लिखा है करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है। क्या है? करनाल बंट एक गेहूं का एक कवक जनित रोग है। यह टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। किससे होता है? टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। गेहूं में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोपेनिल यूज करते हैं। आइसोप्रोटियोन नामक खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। तो ये रही हमारी गेहूं के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं भारत में कितने प्रकार के गेहूं उगाए जाते हैं। तो हमारे भारत में 2 प्रकार के गेहूं उगाए जाते हैं। एक तो आपका सामान्य रोटी का हो गया, एक होता है मैक्रोनी गेहूं जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिटिकम ड्रम। क्या बोलते हैं? ट्रिटिकम ड्रम। और सामान्य रोटी के गेहूं को हम क्या बोलते हैं? ट्रिटिकम एस्टिवम जिसको हम क्या बोलते हैं? यह गेहूं सफेद एवं कैसी होती है? मुलायम होती है। यह उत्तरी मैदान भाग में ज्यादा उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? उत्तरी भाग मैदान में ज्यादा उगाई जाती है। तो ये सामान्य रोटियों के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं मैक्रोनी गेहूं के बारे में। तो यह लाल रंग का तथा कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। सामान्य आपका सफेद होगा और थोड़ा मुलायम होगा, लेकिन मैक्रोनी आपकी कैसी होती है? लाल रंग की और कठोर होती है। यह असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों जैसे प्रायद्वीपीय भारत की काली मिट्टी में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की काली मिट्टी में उगाया जाता है। तो ये आपके हो गया 2 प्रकार के गेहूं जो भारत में उगाए जाते हैं। अब मैक्रोनी प्रजाति की गेहूं से क्या बनाई जाती है? सूजी बनाई जाती है। फिर पूसा लेकर प्रजाति से बिस्कुट बनाया जाता है। फिर लिखा है ग्लूट्रीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मैक्रोनी प्रजाति में ग्लूट्रीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। अब हम थर्ड के बारे में बात करते हैं जो आपका है मक्का। मक्का मतलब मैज क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग तो कॉर्न बहुत खाते होंगे, आई थिंक आप लोग को तो पता ही होगा मक्का क्या है। तो मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। पॉपकॉर्न जो आप खाते हैं वो कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। मक्का अमेरिका मूल का पौधा है। कहाँ का है? अमेरिका मूल का पौधा है जिसे 17वीं शताब्दी में कौन लाया था? पुर्तगाली लोग लाए थे। कौन लाए थे? पुर्तगाली लोग। सभी खाद्यान्नों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट लगभग कितने % पाए जाते हैं? 80% मक्का से पाया जाता है। कितना पाया जाता है? सभी खाद्यान्नों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मैज में आपके पाया जाता है। लगभग कितना %? 80%। यह कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में काम करता है। कैसा काम करता है? स्टार्च के रूप में काम करता है। मक्का का उपयोग बायोडीजल, ग्लूकोज एवं एल्कोहल पेय बनाने में किया जाता है।
और मक्का मुख्यतः आपके खरीफ ऋतु की फसल है, लेकिन ये तीनों फसलों में आते हैं। जैसे रबी में भी आता है, ये आपके खरीफ में भी आता है और जायद के फसलों तीनों रूप में बोया जाता है। मक्का के उत्पादन के लिए कितने तापमान की जरूरत होती है? 21 से 27 अंश सेंटीग्रेड। और उसकी कटाई में 50 उसको जब पकाने की जरूरत होती है तो कितने तापमान की जरूरत होती है? 50 to 70 अंश सेंटीग्रेड की जरूरत होती है। काला एवं शुष्क हवा मक्का के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होती है। मक्का का उत्पादन दक्षिण राज्यों से अधिक होता है। कहां से अधिक होता है? दक्षिण राज्यों से अधिक होता है। यह सर्वाधिक आपको कहां मिलेंगे? कर्नाटक 30% में होते हैं। मक्का के प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? जेन कहते हैं। मक्का एक C4 पौधा है। कैसा पौधा है? C4 पौधा है। मक्का एक उभयलिंग छई पौधा है, अर्थात मक्का के एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नर और मादा दोनों प्रकार के आपके पुष्प पाए जाते हैं। ये उभयलिंग होते हैं, ये नर में होते हैं न मादा में होते हैं, ये दोनों में आते हैं। मक्का के सर्वाधिक उत्पादन पिंटल किस्म का होता है। कैसा होता है? पिंटल किस्म का होता है। जबकि राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश में डेंट किस्में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? डेंट किस्में पाई जाती है। ये आप लोग सोच रहे होंगे पिंटल और डेंट क्या होता है, तो ये मक्का की प्रजातियां हैं। क्या है? मक्का की प्रजातियां हैं। मक्का में व्हाइट बड नामक जस्ता जेडेन की कमी के कारण होता है। व्हाइट बड नामक रोग किसके कारण होता है? जेडन की कमी के कारण होता है। तो ये रहा आपका मक्का। अब हम बात कर लेते हैं बाजरे के बारे में। तो बाजरा एक किस मूल का पौधा है? ये अफ्रीका के मूल का पौधा है। कहाँ का पौधा है? अफ्रीका के मूल का पौधा है। कौन सा? बाजरा। बाजरा भारत में गरीब लोगों का आहार है। क्या है? गरीब लोगों का आहार क्या है? बाजरा है। फिर उसके बाद है, इसके लिए तापमान की जरूरत कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीग्रेड। कितना? 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। तथा वार्षिक वर्षा कितनी की आवश्यकता होती है? 45 से 50 सेंटीमीटर की। यह रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में उगाया जाता है। किसमें किसमें उगाया जाता है? रबी में और खरीफ दोनों मौसमों में उगाए जाते हैं ये। परंतु मुख्य रूप से यह खरीफ की फसल होती है। मुख्य रूप से किसकी फसल होती है? ये खरीफ की फसल होती है, जो मई से सितंबर के बीच में बोई जाती है। कौन से महीने में? मई से सितंबर के महीने में बोई जाती है। बाजरा आपका कब बोया जाता है? मई से सितंबर में बोया जाता है। इसके लिए तापमान कितनी चाहिए? 25 से 30 सेंटीग्रेड चाहिए। और वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए? इसमें 45 से 50 सेंटीमीटर चाहिए। मुख्य रूप से ये किसकी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है। लेकिन बोई कब कब जाती है? रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। इसके लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसकी सबसे ज्यादा उत्पादक क्षमता कहाँ होती है? राजस्थान में होती है। कहाँ होती है सबसे उत्पादकता? कहाँ होती है? राजस्थान में। यह रहा आपका बाजरा से रिलेटेड टॉपिक। तो चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया। अब हम थोड़ा भारत की प्रमुख दलहनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है भारत हमारा। फिर प्रथम प्रमुख दलहनी फसलें कौन कौन सी आपके हैं? प्रमुख दलहनी फसलें आपकी चना है, अरहर है, मटर है, मसूर है, उड़द है, लोबिया है, मूंग है और कुल्ली है, गोट है। ये सब आपके प्रमुख दलहनी फसलें हैं। अरहर, चना, मटर तथा मसूर ये मुख्यतः किसकी फसलें हैं? आपकी रबी की फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। ऊपर मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको रिपीट करा रही हूँ। फिर उसके बाद है, जबकि सोयाबीन, मूंग, उड़द खरीफ एवं जायद दोनों की फसलें हैं। आपके उड़द और मूंग जायद और खरीफ दोनों में बोए जाते हैं। फिर अतः दलहन की फसलों की खेती तीनों ऋतु में की जाती है। लेकिन दलहन की खेती किसमें? तीनों मौसमों में होती है। आपके रबी हो गया, खरीफ हो गया, जायद हो गया, आपके तीनों मौसमों में इसकी बुआई होती है। फिर लिखा है ये सभी फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं। कौन सी हैं? लेग्यूमिनेसी की फसलें हैं। इन सभी की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु। इसमें इनकी ग्रंथियों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करके मिट्टी को नाइट्रेट प्रदान करता है। क्या करता है? मिट्टी को नाइट्रेट प्रदान करता है। इस प्रकार यह दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ाकर मिट्टी की क्या करती हैं? गुणवत्ता बढ़ा देती हैं। बढ़ा देती हैं? उनकी क्वालिटी बढ़ा देती हैं।
दलहनी फसलों में यूरिया की आवश्यकता नहीं होती। आपके दलहनी फसलों में यूरिया की आवश्यकता नहीं होती, बिना यूरिया के ये उगाए जाते हैं, क्योंकि राइजोबियम मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रदान कर लिया जाता है, इसलिए इसमें आपकी दलहनी फसलों में यूरिया की जरूरत नहीं होती है। दलहनी फसलें फसल चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि एक खाद्यान्न फसल लगने के बाद जब हम इसे काटते हैं तब तक ये खाद्यान्न फसलें भूमि के पोषण तत्वों को क्या करती हैं, खींच लेती हैं, जिससे मिट्टी का उर्वरता क्या होता है, घट जाता है। अब अगर हम एक खाद्यान्न फसल के बाद पुनः दूसरी खाद्यान्न फसल उगाते हैं तब हमको क्या होती है, पोषण तत्वों की कमी महसूस होती है। यही मिट्टी अच्छा उत्पादन नहीं देती है। यही कारण होता है कि मिट्टी आपकी अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती है। इससे बचने के लिए हम बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने लगते हैं। जब हमको अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करने लगते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता लगातार क्या होती है, कम होती चली जाती है। यही कारण है कि एक खाद्यान्न फसल लगाने के बाद दूसरी खाद्यान्न फसल लगाने से पहले दलहनी फसल बोई जाती है। क्या की जाती है, दलहनी फसल बोई जाती है। हम देख लेते हैं दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात कितना होता है। तो दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात होता है 1:2:2 होता है। कितना होता है, 1:2:2 होता है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार में, कहाँ पे, दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। कहाँ कहाँ की जाती है, आपके दक्कन पठार में की जाती है, मध्य पठारी भागों में तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। आपका ये इम्पोर्टेंट है, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश। इसके बाद क्रमशः कौन कौन से राज्य आते हैं, आपके राजस्थान आते हैं। जैसे आपकी सारी दलहन क्या कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद सोयाबीन और चना आपका कहाँ पाया जाता है, ये भी आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद आपका अरहर है, ये आपका कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। और मसूर आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो ये रहे दालों के बारे में विवरण। लेते हैं जौ के बारे में। तो जौ एक आपका शीतकालीन ऋतु की फसल है। कौन सी है, आपकी शीतकालीन ऋतु की फसल है, जो सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है, आपके कौन से महीने में, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। इसी महीने में, जिस महीने में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी महीने में आपको जौ बोना है, ठीक है। और कब कटाई की जाएगी इसकी, मार्च और अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। फिर लिखा है इसके उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता कितनी होती है, 10 सेंटीग्रेड से लेके 18 सेंटीग्रेड। कितने की आवश्यकता होती है तापमान की, 10 सेंटीग्रेड से लेके 18 सेंटीग्रेड। और वार्षिक वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है, आपके 70 से 90 सेंटीमीटर। कितनी, 70 से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत है। जौ का प्रयोग शराब एवं विस्की बनाने में किया जाता है। किसमें किसमें किया जाता है, आपके शराब और विस्की में किया जाता है। तो ये रही आपकी जौ के बारे में बात। अब हम थोड़ा ज्वार के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं ज्वार के बारे में। क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से चावल तथा गेहूं के बाद ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। सबसे पहले पे आपका क्या है, चावल और गेहूं है, फिर उसके बाद चावल है, फिर उसके बाद गेहूं है, उसके बाद आपका तीसरा क्या है, ज्वार है। ज्वार किस मूल का है, अफ्रीकी मूल का है। यह एक उष्णकटिबंधीय है, मतलब गर्मियों में बोने वाले पौधे हैं। कौन से हैं, गर्मियों में बोने वाले पौधे हैं। अफ्रीकी मूल का उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए सामान्यतः कितने तापमान की जरूरत होती है, 27 से 32 सेंटीग्रेड। और वार्षिक वर्षा कितनी जरूरत होती है, 30 से लेके 65 सेंटीमीटर तक। फिर लिखा है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज एवं विटामिन
अचूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं? आपकी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती हैं, प्रोटीन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है, वो भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसको बोने में पानी की इसकी फसल की बुआई में पानी की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। महाराष्ट्र ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान है। महाराष्ट्र का ज्वार उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। फिर उसके बाद जो देश के कुल ज्वार का लगभग कितना % उत्पादन करता है? 30% उत्पादन करता है। कितना करता है? 30% उत्पादन करता है। उत्तरी भारत में यह खरीफ की फसल है, जबकि पठारी क्षेत्र एवं दक्षिणी भारत में यह खरीफ और रबी की दोनों फसलें हैं। आपकी उत्तरी भारत में यह खरीफ की सिर्फ फसल है, लेकिन आपकी पठारी क्षेत्र और दक्षिणी भारत में यह खरीफ और रबी दोनों की फसलें हैं। तो ये रहा ज्वार के बारे में। अब हम थोड़ा मोटे अनाजों के बारे में हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो मोटा अनाज की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? आपकी प्रमुख फसलें आपकी मक्का है जो कर्नाटक में बोई जाती है, बाजरा है आपका राजस्थान का है, जौ आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों का है। फिर उसके बाद आपका ज्वार है जो महाराष्ट्र का है, फिर रागी आपकी आती है कर्नाटक की। तो ये 5 फसलें हैं जो आपकी मोटे अनाज की है प्रमुख फसलें। मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी। क्या है? मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी, ये 5 फसलें आपकी हैं मोटे अनाज की। अब हम बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख तिलहन फसलों के बारे में, ऑयल सीड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तिलहन की फसलें कहते हैं। ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। तिलहन फसलों के उदाहरण आपके हो गए सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, सूरजमुखी हो गया, नारियल हो गया, तिल हो गया, अलसी या अरंडी, तथा आपके कुसुम होते हैं। क्या होते हैं? कुसुम होते हैं। ये आप फसलें आपकी कौन कौन सी होती हैं? तिलहन की होती हैं। फिर तिलहन वसा का प्रमुख स्रोत होता है। क्या होता है? तिलहन वसा का प्रमुख स्रोत होता है। इन फसलों से तेल तथा खली प्राप्त होती है, जिसका उपयोग जैसे वर्निश हो गया, औषधि हो गए, मोमबत्ती हो गई, साबुन, इत्र, खाद तथा पशुओं का भोजन बनाने में होता है इनका उपयोग। फिर लिखा है भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश। तिलहन का उत्पादन बड़ा राज्य आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ये रही आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जबकि राजस्थान और गुजरात इस दूसरे एवं तीसरे स्थान पे है। किस स्थान पे है? आपका राजस्थान दूसरे स्थान पे है और गुजरात आपका किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। फिर तिलहन की फसल उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वर्षा की मात्रा क्या हो? बहुत कम मात्रा में हो। जहां पर आपकी कम बारिश होती है वहीं पर आपका तिलहन का उत्पादन ज्यादा होता है, तथा भूमि में उपजाऊ क्षमता भी क्या हो? कम हो। उपजाऊ क्षमता कैसी हो? कम हो। वहां पर आपकी तिलहन ज्यादा होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद आपकी तिलहन की खेती की जाती है। कब की जाती है? जब खाद्यान्न फसलों की खेती हो जाती है उसके बाद आपकी तिलहन की खेती की जाती है। अब हम बात करते हैं ग्राउंडनट के बारे में, मतलब मूंगफली के बारे में। तो मूंगफली मूलतः आपका ब्राजील का पौधा है। कहाँ का पौधा है? ब्राजील का पौधा है। यह 16वीं शताब्दी में भारत लाया गया था। कब लाया गया था? 16वीं शताब्दी में भारत लाया गया था। मूंगफली पौधों की जड़ से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों के जड़ से प्राप्त होता है। तो ये रूट फ्रूट होते हैं। कौन से? रूट्स वाले फ्रूट होते हैं। फिर चीन के पश्चात भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक देश है। मतलब हर मामले में चीन आपका आगे है। फिर आपको कोरोना से रिलेटेड हो या फिर खाद्यान्न से रिलेटेड या तिलहन से रिलेटेड हो, सब में आपका चीन ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर सेकंड नंबर पर आपका क्या है? भारत है। फिर भारत में मूंगफली उत्पादन में 3 शीर्ष राज्य हैं। क्रमशः कौन कौन से हैं आपके? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया तथा आंध्र प्रदेश हो गया। ये आपके हो गए हैं मूंगफली के राज्य। पहले आपका कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है तथा आंध्र प्रदेश है। अब हम जान लेते हैं मूंगफली के प्रमुख किस्में कौन कौन सी होती हैं। तो आपकी क्या होती है? चित्रा 64 होता है, चंद्रा एवं
कौशल होता है। ये 3 किस्में होती हैं मूंगफली की, एक चित्रा 64, एक चंद्रा और एक कौशल। मूंगफली मुख्यतः रूप से कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। लेकिन दक्षिण भारत में यह किसकी फसल है? रबी ऋतु की फसल है। कौन सी ऋतु की है? रबी ऋतु की फसल है। मूंगफली एक स्वपरागित फसल है। कौन सी फसल है? स्वपरागित फसल है। तो ये रही आपकी दलहन के बारे में, खाद्यान्न के बारे में, तिलहन के बारे में बातें। अब हम पेंगिंग के बारे में बात करते हैं। आपके टॉपिक में एक है पेंगिंग। यह मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। क्या है? ये पेंगिंग क्या है? यह मूंगफली फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें परागण के बाद फूल के अवशेष भाग के आधार से पेग निकालकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के अंदर क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पिंगिंग कहते हैं। तो ये रहा आज आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ एग्रीकल्चर का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी। आप वहां से जाके पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिएगा और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट में हमें बता दीजिएगा। हम आपके टॉपिक पर वीडियो बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत।